आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 क्वेश्चन बैंक 2016 से ज्योग्राफी में पूछे गए क्वेश्चन 1 नंबर के और 2 नंबर के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी एमसीक्यू क्वेश्चन तो कवर करेंगे ही, साथ ही साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं किस प्रकार से आपके ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे वो भी क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक कौन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी पूछा गया क्वेश्चन था, यानी आपके एग्जाम में रिपीटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा, यानी बोनार्ड वेरेनियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन से विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। यहाँ पर बताना आपको कि जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है वो विद्वान कौन है। पहला तो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है एलन सैम्पल, दूसरा रेडजेल। ये दोनों तो बहुत ही विख्यात और प्रसिद्ध है। ठीक है, मानव भूगोल के विद्वान में। अब यहाँ पर देखते हैं ये दोनों में सी और डी। तो यहाँ पर ये जो हंटिंगटन है आपका, ये तो 100% विद्वान है, तो ये आपका नहीं है। ठीक है, क्या है आपका, वर्सेंट रसल, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में कौन सा देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। मतलब पूरे विश्व में बताना है कि सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा चीन, यानी चाइना का। आगे देखते हैं यहाँ पर किस द्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यहाँ पर क्या बोला गया था, सबसे अधिक जनसंख्या, यहाँ पर बोला गया है घनत्व, जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। बता रहे जैक बोर्ड में क्वेश्चन इतना रिपीट पता नहीं क्यों करता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत होता है, तो क्वेश्चन बैंक आप 10 या 15 सालों के अगर कर लेते हो तो अच्छा मार्क्स आएगा। इतना तो संभव है कि अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या होगा, ये आपका रिपीटेड था, इसका उत्तर मैंने पहले भी बता दिया है, जावा। ठीक है, जावा महाद्वीप है जहाँ पर ये आपका जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, पीछे भी मैंने आपको बताया था, तो वो है आपका चिली। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन आपका, क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पिछले बार मैंने आपको बताया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। तो इसका उत्तर क्या होगा, गन्ना। क्यूबा की रानी किसे कहते हैं, किस फसल को कहते हैं, तो गन्ने को कहते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है, तो किसको किसको जोड़ता है, तो वो जोड़ता है आपका भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है, याद रखिएगा, भूमध्य और लाल सागर स्वेज नहर जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेल को कितने प्रदेशों में विभक्त किया गया है। यानी सीधा बात है कि इंडियन रेलवेज को कितने जोन में बांटा गया है, ये आपको बताना है। अगर यहाँ पर ये चारों ऑप्शन के आधार पर अगर उत्तर मारे तो ये ऑप्शन डी सही है, लेकिन अगर कहीं पर ऑप्शन में अगर 16 की जगह पर ये ऑप्शन अगर 18 होता या 17 होता, ये 18 होता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 18 को ही मारते। ठीक है, तो कहने का मतलब है टोटल जो जोन है वो भारतीय रेल के हमारे भारत देश में वो टोटल 18 जोन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत में कौन सा राज्य चावल उत्पादक में सबसे अग्रणी है, यानी सबसे आगे है, तो वो आपको बताना है। यानी भारत में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, सीधा इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या ये भी रिपीटेड है। जी हाँ, ये भी रिपीटेड है। लो, भारत में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है, सबसे अधिक प्रदूषण वाली नदी का नाम बताना है। सीधा आंसर इसका क्या होगा, यमुना नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन इसका आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है, यमुना नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। चलिए ये तो क्वेश्चन था आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए। अब बहुत कोई इस वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे, तो जान लीजिए आपका मार्क्स भी स्किप होने वाला है आपके मार्कशीट में, इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। अगर मार्क्स को लाना चाहते हो तो वीडियो को समझिए देखकर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन करते हैं। पहला देखिए ये क्या है आपका, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, फेब्रे के द्वारा किया गया था। 1 नंबर के क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 12वां नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण के उत्तरदायी भौगोलिक कारकों के नाम लिखे। देखिए समझिए इस प्रश्न को, बहुत सिंपल है,
डरना नहीं है क्वेश्चन से, बहुत सिंपल है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि भौगोलिक कारक कौन कौन है जो जनसंख्या वितरण के उत्तरदायी है, यानी जनसंख्या कहीं पर कम होती है, कहीं पर ज़्यादा रहती है, इसके भौगोलिक कौन कौन कारक है ये बताना है आपको। पहला जलवायु, दूसरा क्या है उच्चावच स्थलाकृति, यानी समझिए ध्यान से इस प्रश्न को, टफ है थोड़ा सा लेकिन समझने पर सिंपल हो जाता है। अगर कहीं पर ज़्यादा ठंड पड़ रही है जिस इलाके में, क्या वहाँ पर आबादी होगी? कहीं पर ज़्यादा गर्मी अगर पड़ रही है, क्या वहाँ पर ज़्यादा आबादी होगी, जनसंख्या होगी? नहीं होगी, तो वो जलवायु पर प्रभावित होगा वहाँ की जनसंख्या। लेकिन जहाँ पर अच्छा एकदम वातावरण होगा, ना ठंडा होगा ना गर्म होगा, वहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ होगी, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगा। स्थलाकृति का मतलब हो गया, मान के चलिए पहाड़ी क्षेत्र है, क्या वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी? नहीं, लेकिन मैदानी क्षेत्र में क्या होगा, जनसंख्या ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी कारक थे भौगोलिक जनसंख्या के वितरण के, वो मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पिग्मी जनजाति किस देश में रहती है? देखिए स्क्रीन में आपको एक पिक्चर नज़र आ रहा होगा, फोटो, ठीक है, जिसमें माँ है और उसका बच्चा है। तो इस प्रकार के ही जाति को ही पिग्मी जाति कहते हैं। तो ये जाति कहाँ पर रहती है? तो याद रखिएगा ये न्यूजीलैंड में नहीं, ये आपका अफ्रीका में होता है, ठीक है। किस देश में? तो ये अफ्रीका में, याद रखिएगा देश के बारे में बोले तो। अफ्रीका में एक द्वीप है, उसी द्वीप में ये लोग रहते हैं, क्योंकि ये क्या है आपका जनजाति है। तो जनजाति कहाँ रहते हैं? द्वीप में रहते हैं या फिर जंगल झाड़ में ही ना रहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, धान तथा गेहूं फसल में कौन रबी है और कौन खरीफ फसल है संबंधित है, ये आपको बताना है। धान क्या है आपका, खरीफ फसल है कि रबी फसल है? तो धान आपका हो जाता है खरीफ फसल और गेहूं हो जाता है रबी फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं? जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है जिस फसल को। रबी फसल किसे कहते हैं? जिसको शीत ऋतु में बोया जाता है, याद रखिएगा, ठंडे के दिनों में। तो गेहूं हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही धान की कटाई होती है तो ठंड के दिनों में हम लोग गेहूं लगाते हैं, उसी को रबी फसल बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लिंग अनुपात क्या है? तो इसका उत्तर क्या है आपका, लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। भारत में लिंग अनुपात की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इस सूत्र को जरूर लिखिएगा आंसर में, तो नंबर तभी मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। 1 नंबर मिल जाएगा 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में। तो लिंग अनुपात बराबर क्या होता है, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुने 1000, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निर्वाह मूलक कृषि से आप क्या समझते हैं? बहुत सिंपल है, वर्ड देख के डरिएगा नहीं। निर्वाह मूलक मतलब ऐसा कृषि जिसमें हम लोग अपना जीवन यापन कर सके, मतलब साल भर की खेती नहीं बोलते हैं, वही साल भर की खेती, सिर्फ अपने बाल बच्चों को पाल पोस सके, बस वही कृषि। आइए समझते हैं इस भाषा में। वैसी कृषि जिसका उद्देश्य जीवन का भरण पोषण मात्र हो, उसे निर्वाह मूलक कृषि कहते हैं। ऐसी कृषि का उद्देश्य व्यवसाय नहीं होता है, यह पिछड़े क्षेत्रों में अधिक होता है। मतलब ऐसे प्रकार के जो कृषि होते हैं वो उसमें व्यवसाय नहीं किया जा सकता। अरे भाई, जब हमरे खाने के लिए होबे नहीं कर रहा है तो फिर हम बेचेंगे क्या, उसका व्यवसाय कहाँ से कर पाएंगे? उससे तो सिर्फ हम ही जी रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो इसलिए उसका व्यवसाय का कोई भी उद्देश्य नहीं होता है, बस अपने जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी करके जीते हैं, और ये अधिकतर पिछड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 17वां नंबर क्वेश्चन, बॉक्साइट के मुख्य उपयोग क्या है? देखिए बॉक्साइट के क्या मुख्य उपयोग है, यहाँ पर देखिए बॉक्साइट का प्रमुखता से उपयोग एल्युमिनियम बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त सीमेंट, तार, बिजली के उपकरण, वायुयान, अस्त्र शस्त्र बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 2 जनगणना के बीच कितने वर्षों का अंतराल होता है? कहने का मतलब है अगर पहली जनगणना 2001 में हुई है तो अगली जनगणना कब होगी? तो आप लोग को पता है अगली जनगणना 2011 में हुई थी, है ना। तो 2011 और 2001 के बीच में डिफरेंस कितना का है? 10 साल का। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? 10 साल। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या था, ग्रामीण बस्ती से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण यानी गांव की जो बस्तियां होती है उससे क्या समझते हैं? ऐसे भी तो सब कोई समझता है गांव किसे कहते हैं, लेकिन आंसर लिखने समय हमको आंसर लिखना नहीं आता। देखिए कैसे आंसर लिखना है, वैसी बस्ती जिसके निवासी अधिकतर प्राथमिक क्रिया में लगे होते हैं, यानी पहले स्टेज का काम, जैसे काम को 3 या 4 भागों में बांटा गया है भूगोल के अनुसार। तो पहले चरण का काम क्या होता है? पहले चरण का काम होता है कृषि करना, खेती बाड़ी करना या फिर मजदूरी करना, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे काम जो होते हैं वो पहले चरण के काम होते हैं, उसी को ग्रामीण बस्ती कहते हैं, ठीक है। यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि,
पशुपालन, मछली पालन जैसे भूमि से संबंधित गतिविधियों से अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है ये आप लोग से बेटर कोई नहीं जान पाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या लिखना है वो ध्यान से देखिए। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्किंग की अति विकसित तकनीक है जिससे पूरी दुनिया के कंप्यूटर सहजता से आपस में जुड़े जाते हैं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसने कंप्यूटर जगत, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, मीडिया तथा कई अन्य क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। साथ ही साथ स्टूडेंट को भी बर्बाद करके रख दिया है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट दिन भर सिर्फ इंटरनेट में डूबे हुए रहते हैं। पढ़ाई तो करना है नहीं, बस इंटरनेट हमको मिल जाता है 1.5 से 2 GB 3 GB, उसको हमको ख़त्म करना है एक दिन में हर हाल में, क्योंकि 1.5 GB 2 GB ख़त्म नहीं होता तो मेरा पैसा बर्बाद होता है। ऐसी मानसिकता मत रखिए आप लोग। ठीक है, पढ़ाई को रेगुलर करते रहिए, ज़्यादा मोबाइल यूज़ मत कीजिए, इंटरनेट यूज़ मत कीजिए, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ कीजिए। 2 महीने बाद आप यूज़ कीजिएगा, आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि 2 महीने के बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं मेरे द्वारा कि नहीं आते। अगर नहीं आते हैं तो बताइएगा, और अगर आते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ हमको समझ में आते हैं। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और साथ ही साथ जो भी नए व्यूवर इस वीडियो को आखिरी तक देखे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह एवरी डे वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।